दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपकी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 संस्कृत है, ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम प्रीवियस ईयर पर आधारित 15 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं विद एक्सप्लेनेशन। साथ ही साथ हम आपसे कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। शुरुआत के 2 मिनट आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, संस्कृत पेडागोजी की अगर हम बात करें, यानी संस्कृत में आपको कैसे पढ़ाना है, इस टाइप के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आएंगे शिक्षण आधारित। अभी तक का जो हमारा अनुभव है, जो पिछले पेपर्स हमने देखे, उसको हल कराए, आप सबकी तैयारी कराई, उससे हमें ये ऑब्जर्व हुआ कि जो संस्कृत में क्वेश्चंस हैं वो हिंदी पेडागोजी के या फिर हम कह लें बाल विकास के अंतर्गत जो शिक्षण से प्रश्न आते हैं, उन्हीं प्रश्नों को ट्रांसलेट करके यहां पर दिया जाता है संस्कृत में। कुछ प्रश्न, एक आध प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा जिनको बदल दिया जाता है, क्वेश्चंस की भाषा को बदल दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि संस्कृत से हमारा कोई बैकग्राउंड बेसिक नहीं रहा है शुरुआत से, बट आपकी मदद हो जाए इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। संस्कृत के उच्चारण में हो सकता है कहीं पर हमें कठिनाई का अनुभव हो या हर शब्द का अर्थ हम आपको हो सकता है ना बता पाएं, तो आप सिर्फ समझने का प्रयास करिएगा कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत का जो पेपर हल करें उसमें सबका अर्थ ही जानते हो, ठीक है। समझ आधारित आपको उत्तर करना है। हर शब्द का अगर आप अर्थ निकालने लग जाएंगे पेपर में तो 30 क्वेश्चन को हल करने में 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। आपको सिर्फ यहां पर सीटेट क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम है। सीटेट में अगर आपने संस्कृत लिया है तो आपको सिर्फ यहां पर पास करना है सीटेट को संस्कृत की सहायता से। 30 में अगर आप 25 प्लस नंबर ले आते हैं तो एक बेहतरीन स्कोर होगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही स्कोर किया है सिर्फ इसी चैनल से पढ़ करके। अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कमेंट करके बताएंगे, आप कमेंट में उनका फीडबैक देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। संस्कृत के लिए हम आपको क्लासेस देंगे, बाल विकास भी पढ़ाया जाएगा, ईवीएस भी। कम समय में आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं इस क्लास को पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। प्रथम कक्षाया भाषा पुस्तके आदौ वर्णमाला दीयते ततः द्वरक्षर शब्दाः अनन्तरं त्रयक्षर शब्दाः अनन्तरं च कथा कविता च एवं पुस्तके का पद्धति अनुसृता। प्रश्न ये पूछ रहा है, समझने का प्रयास करिएगा। प्रथम कक्षाया यानी पहली कक्षा में भाषा पुस्तक के अंतर्गत सबसे पहले क्या होता है, वर्णमाला दिया जाता है, फिर उससे संबंधित 2 अक्षर वाले शब्द, फिर 3 अक्षर वाले शब्द। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे ना। वर्णमाला दीयते मतलब वर्णमाला पढ़ाई जाती है या दी जाती है, फिर 2 अक्षर वाले शब्द अनंतरम मतलब उसके बाद, 3 अक्षर वाले शब्द अनंतरम च कथा कविता च। अनंतरम मतलब उसके बाद, कथा कविता च मतलब उसके बाद कथा और कविता दी जाती है। तो ये जो प्रणाली है, एवं पुस्तके का पद्धति अनुसृता, यानी एक किताब का प्रोसेस दिया है कि एक किताब में ऐसा दिया है। प्रथम कक्षाया भाषा पुस्तके, पहली कक्षा के भाषा पुस्तक में ऐसा किया गया है। तो ये जो पुस्तक है, एवं पुस्तके, यह पुस्तक पद्धति का, किस पद्धति का अनुसरण कर रही है। समझ में आया प्रश्न। पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वगामी पद्धति, अधोगामी पद्धति, अनुशासनात्मक पद्धति, पाठ्यचर्या रूपरेखा पद्धति। कुछ लोग यहां पे नहीं समझ पा रहे होंगे तो पेपर में भी आपको कुछ कठिन शब्दों को इंग्लिश में लिखा होगा। बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच। तो यहां से आपसे समझना है कि बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, टॉप डाउन क्या होता है, पाठरेखा यानी आपने एनसीए पढ़ा उसके हिसाब से, और अनुशासनात्मक मतलब हो गया डिसिप्लिन वाला जो अप्रोच होता है कि हम बच्चों को अनुशासन में रख रहे हैं इस तरीके से। तो यहां पर अगर हम बात करें पहली कक्षा में क्या क्या आता है, पहले बच्चों को वर्णमाला यानी हम सूक्ष्म से मतलब छोटे छोटे चीजों को ऊपर बढ़ रहे हैं। अब आप समझ लीजिए टॉप डाउन होगा या बॉटम होगा। पहले हम बच्चों को 1 अक्षर वाले शब्द सिखा रहे हैं, फिर 2 अक्षर वाले एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, फिर उनको 3 अक्षर वाले, फिर कविता कहानी। तो यहां पर जो अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम से हम अप कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। इस अप्रोच को हम कहते हैं ऊर्ध्वगामी पद्धति। इसी पैटर्न पे एक प्रश्न और पूछा गया है, लैंग्वेज 1 या 2 किसी में पूछा गया है।
उसमें जस्ट इसी का अपोजिट कर दिया गया। उसमें ये पूछा गया है कि प्रथम कक्षाया या कक्षा कोई भी हो, ठीक है, इसमें जस्ट उल्टा कर दिया गया है कि पहले कथा कविता दिया जाता है, फिर 3 अक्षर वाले शब्द, फिर 2 अक्षर वाले, फिर वर्णमाला। तो वहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, टॉप डाउन अप्रोच। अब यहां पर हम आपको शॉर्ट में और समझाते हैं, किसी अदर सब्जेक्ट से आपको शायद अच्छे से समझ में आएगा। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, बड़े पदार्थ को काटकर सूक्ष्म आकार के नैनो कणों की प्राप्ति की जाती है। छोटे छोटे कणों की, मतलब कोई इतना बड़ा समझ लीजिए पत्थर है, ऐसे समझिए इतना बड़ा कोई पत्थर है और इसको काट काट के इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं, ये होता है टॉप डाउन। ठीक है, ये बड़ा पत्थर था, लेकिन छोटे पत्थर ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको मिला करके जब बड़ा पत्थर बनाया जा रहा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए इस लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे बड़ा पत्थर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे ऊर्ध्वगामी यानी बॉटम अप अप्रोच। अंतर समझ में आया, यानी छोटे कणों को मिला करके अगर हम बड़े पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो वहां पर बॉटम अप होगा। तो यहां पर यही तो हो रहा है, छोटे छोटे शब्दों से हम बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वगामी पद्धति। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के लिए। एक प्रश्न जरूर आता है, कह सकते हैं हम अधिगम संबंधी विकार या लर्निंग डिसेबिलिटी से। क्वेश्चन है, एका पठनगत समस्या अस्ति, यानी दिए गए विकल्पों में पढ़ने से संबंधित विकार कौन सा है। हमने क्या बताया, जो आपने बाल विकास में पढ़ा है, जो आपने हिंदी में पढ़ा है, उसी प्रश्नों को ट्रांसलेट किया जाता है यहाँ पर। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, पढ़ने से संबंधित विकार को हम क्या कहेंगे, पढ़ ले। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा डिस्लेक्सिया, अर्थात दूसरा विकल्प, पहला विकल्प सही होगा। इसमें तो ज्यादा कुछ समझाना नहीं है। डिसकैलकुलिया क्या होता है, ये गणना संबंधी विकार होता है, और पठन संबंधी विकार को हम क्या कहते हैं, डिस्लेक्सिया। लेखन संबंधी विकार को कहा जाता है डिस्ग्राफिया। तीसरा प्रश्न, कक्षायाम लेखनस्य प्रारंभम कर्तुम शिक्षका, यानी कक्षा में लेखन प्रारंभ करने से पहले शिक्षक क्या करेगा। पहला ऑप्शन है, विषयोपरि मंथनम कृत्वा विचाराणाम निर्माणम कर्तुम छात्रान् निर्देशेत। प्रश्नफल के विषयोपरि लिखितम परिच्छेदम अनुलेखितम छात्रान् निर्देशेत। विद्यालयम आगमनात् पूर्व विभिन्नान् परिच्छेदान् पठितुम छात्रान् निर्देशेत। सुंदर हस्ताक्षरेण लेखितुम छात्रान् निर्देशेत। आप अपने मन में सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। जब तक हम आपको समझा रहे हैं आपको पता चल जाएगा कि आप सही कर पा रहे हैं या गलत कर पा रहे हैं। कह रहा है, कक्षा में लेखन प्रारंभ करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, विषयोपरि मंथनम कृत्वा विचाराणाम निर्माणम कर्तुम छात्रान् निर्देशित, यानी विषय पर मंथन करके विचारों का निर्माण करने के लिए छात्रों को निर्देश देंगे। कृष्णफलके का मतलब होता है श्यामपट या ब्लैक बोर्ड। कृष्णफलके विषयों पर लिखितम परिच्छेदम अनुलेखितम छात्रों मतलब ब्लैक बोर्ड पर जो विषय लिखा हुआ है उसको देखकर बच्चों को हम लिखने के लिए कहेंगे अनुलेखितम। विद्यालयम आगमनात् पूर्व विभिन्नान् परिच्छेदान् पठितुम छात्रान् निर्देशित, यानी विद्यालय आने से पहले हम ये निर्देश देंगे बच्चों को कि आप घर से पहले ही पढ़ कर के आओ उस परिच्छेद को, उस कह सकते हैं उस पद्यांश या गद्यांश को। फिर कह रहा है, सुंदर हस्ताक्षरेण लेखितुम छात्रा, मतलब सुंदर हस्ताक्षरेण मतलब हो गया कि राइटिंग, अच्छी राइटिंग में लिखने के लिए हम निर्देश देंगे। क्वेश्चन और ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे कि कक्षा में लेखन प्रारंभ करते समय हम क्या निर्देश देंगे। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है कि हम बच्चों को ये कह रहे हैं कि जैसा ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वैसा लिख लो। यहां पर हम कह रहे हैं कि विद्यालय आने से पहले पढ़ो। सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा जोर, सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा, तो वो होगा यहाँ पर विषयों परिमंथन, क्योंकि यहाँ पर बच्चा मंथन करेगा और अपने विचार। देखिए अगर आपने संरचनावाद को पढ़ा है बाल विकास में, जीन पियाजे को पढ़ा है, तो वो क्या कहते हैं कि बच्चा अपनी ज्ञान की संरचना का निर्माण स्वयं करता है। इसलिए सबसे बेहतर ऑप्शन यहाँ पर ये होगा कि बच्चा जो है खुद इस पर विचार करे और अपने कॉन्सेप्ट को बनाए, निर्माण करे। तो यहां पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, बालेन मातृभाषायाः अधिग्रहणम भवति प्रमुखतया, यानी बालकों में मातृभाषा अभिग्रहण करने में प्रमुख होता है श्रवणेन, संभाषणेन, लेखनेन या फिर औपचारिक शिक्षण व्यवस्था।
चौथा प्रश्न, मातृभाषा विग्रहण में सबसे प्रमुख क्या होता है? क्या सुनना होता है? देखिए, जब तक अधिग्रहण का मतलब है कि आप भाषा सीख रहे हैं, तो भाषा कैसे सीखेंगे? जब तक सुनेंगे नहीं किसी भाषा को, तब तक कैसे जान पाएंगे कौन सी भाषा की कौन से शब्द में क्या बोला जाता है? तो प्रमुख क्या है? सुनना, अर्थात यहां पर हम श्रवणेन ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न के लिए। उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेशः अस्ति? उत्पादक कौशल में किसका समावेश होता है? देखिए, लगभग हर बार एक प्रश्न आता है कौशल से। दो प्रकार के कौशलों का वर्गीकरण आपने पढ़ा, एक होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल, एक होता है ग्रहणात्मक कौशल। यहां पर उत्पादक कौशल किससे उत्पाद होता है? तो यहां पर जो आपका उत्तर हो जाएगा लेखन और संभाषण, यानी अभिव्यक्तात्मक कौशल को ही हम उत्पादक कौशल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि उत्पादक कौशल में लेखन और संभाषण आ जाएगा, और ग्रहणात्मक कौशल में क्या आएगा? ग्रहण आप कैसे करते हैं? या तो पढ़ करके करते हैं या तो सुन करके। तो बाकी के जो लिखे हुए हैं पठन श्रवणे, ये आपके ग्रहणात्मक कौशल हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहां से भी प्रश्न पिछले ईयर पूछा गया था। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा लेखन संभाषणे। पांचवें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। करुणा नामना तृतीय कक्षाया शिक्षिका एका कवितां पाठित्वा कक्षा छात्रान् किंचित कार्य ददाति। अधोलिखितेषु किं कार्यं तया दीयतां येन छात्राः सक्रिय रूपेण भाग ग्रहणं कुर्युः। करुणा नाम की, कोशिश करिए अर्थ निकालने की, कठिन नहीं है। करुणा नाम की तृतीय कक्षा, मतलब करुणा नाम की तीसरी कक्षा की शिक्षिका, एका कविता, एक कविता को पाठित्वा पढ़कर या पढ़ा करके, आगे जब पढ़ेंगे तो अर्थ आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, कक्षा छात्रान किंचित कार्य ददाति, यानी करुणा नाम की तीसरी कक्षा की शिक्षिका एक कविता को पढ़ करके उससे संबंधित कोई कार्य देती है। अधोलिखितेषु किम कार्यं तया दीयताम येन छात्रा सक्रिय रूपेण। प्रश्न ये पूछ रहा है निम्नलिखित, यानी नीचे, अधोलिखितेषु मतलब अधोलिखित, नीचे जो लिखे गए ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा कार्य ऐसा होगा जिसमें येन छात्रा सक्रिय रूपेण भाग ग्रहणम कुर्या, यानी ऐसा कौन सा विकल्प बेहतर होगा इसमें से जिसमें छात्र जो है सक्रिय रूप से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां पर आपको चुनना है। कवितायाः अन्ते प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तरं लेखितुं छात्रेभ्यः निर्देशित, यानी कविता के मध्य में आने वाले प्रश्न उत्तरों को लिखने के लिए निर्देश दिया जाए। समूहे विभज्य कवितायां स्व व्याख्यायां दातुं छात्रेभ्यः निर्देशित। यथा पाठे दत्तम अस्ति तथा कविताया प्रत्येक पंक्ति कंठस्थीकरणं कर्तुं छात्रेभ्यः निर्देशित। अब हम आपको एक चीज और यहां पर बता दें, यहां पर आपको हो सकता है चारों विकल्प अच्छे लग रहे हो, बट चारों में क्या लिखा हुआ है? जिसमें छात्र एक्टिव हो, सक्रिय रूप से भाग ले, पार्टिसिपेट करे, तो वो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पे तो सिर्फ प्रश्न उत्तर लिख रहा है बच्चा, यहां पर समूह में सीख रहा है। और क्या कह रहा है? समूह में सीख रहा है, और स्व व्याख्या, अपनी व्याख्या लिखने के लिए निर्देश देंगे। यथा पाठ्य दत्तम अस्ति कविता, यहां पर कंठस्थीकरण याद करने पे जोर दिया जा रहा, तो ये कम प्रभावशाली हो गया, याद नहीं कराते हम बच्चों को। नवीन शब्द की तो कोई बात नहीं, बस बच्चा एक्टिव हो। नवीन शब्द वाला ऑप्शन तब होता जब प्रश्न में ये पूछा जाता कि बच्चों को हम खोज के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प, समूहे विभज्य कविताया स्व व्याख्यायां दातुं छात्रेभ्यः निर्देशति, यानी समूह में विभाजित करके अपनी अपनी व्याख्या लिखने के लिए हम छात्रों को निर्देश देंगे। एक चीज और है, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसमें जो आपको आंसर बताया जा रहे हैं वो ऑफिशियली बताया जा रहे हैं। अब ये बात हमने इसलिए बोली है क्योंकि किताबों में कई सारे प्रश्नों के आंसर गलत दिए होते हैं। गलत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जैसे पेपर आया, पेपर के बाद जो उनके एक्सपर्ट होते हैं वो अपने आंसर दे देते हैं और वही किताब में छप जाते हैं, जो भी किताब पब्लिकेशन के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। बट सीटेट के जो आंसर्स हैं वही माने जाएंगे।
और वो किताब में नहीं छपे हैं। हम ऐसे आपको बहुत सारे दिखा सकते हैं, पिछली बार दिखाए भी थे, अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत लिखे। हम किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लेना चाहेंगे। अगर आपके पास किताब है तो ये बताना इसलिए ज़रूरी, हो सकता है आपको लगे कि सर आप गलत बता रहे हैं, हमारी किताब में ये दिया हुआ है, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। भाषा या अधिग्रहण विषय का उक्ति समीचीना। भाषा अधिग्रहण के समय कौन सी उक्ति मतलब कौन सा विकल्प समीचीना का मतलब होता है उपयुक्त है। पहला ऑप्शन, भाषाम अधिग्रहीतुम बालानां जन्मजाता शक्ति नास्ति, यदा बालाः विद्यालयम् आगच्छन्ति तदा ते भाषायाम् अधिगम कुर्वन्ति, प्रत्येकं बालस्य भाषा अधिग्रहणस्य जन्मजात शक्ति अस्ति, बालाः विभिन्न स्रोतेभ्यः भाषायाम् अधिगमः कुर्वन्ति। देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा जल्दबाजी के पेपर में लिखा हुआ है भाषा अधिग्रहीतुम बालानां जन्मजात शक्ति नास्ति, अर्थात ये विकल्प ये कह रहा है कि भाषा अधिग्रहण की बालकों में जन्मजात शक्ति नहीं होती है, तो ये तो गलत हो गया। आपने चौमस्की का एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा जो कि यहाँ पर तीसरे विकल्प में लिखा है, और यही इसका सही उत्तर है कि प्रत्येकम बालस्य भाषा अधिग्रहणस्य जन्मजाता शक्ति अस्ति, यानी प्रत्येक बालक में भाषा अधिग्रहण की जन्मजात शक्ति होती है, तो इसका तीसरा विकल्प सही होगा। हालांकि ये बात गलत नहीं है, बट ये ज़्यादा सही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चौमस्की महोदय का स्टेटमेंट है जिन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया, तो ये बेहतर ऑप्शन होगा। यहाँ पर तीसरे विकल्प के साथ जाएंगे। 7 प्रश्न आपने पढ़ लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा, और जो भी स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए कि यहाँ पर संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी, ग्रामर भी मैम के द्वारा पढ़ाई जा रही है, बाकी शिक्षण वाला सेक्शन हम पढ़ाएंगे, और आपको सीडीपी ईवीएस सब मैराथन क्लासेस से आपकी तैयारी करा दी जाएगी। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे काम करने के लिए, वरना हम यूपी टेट की क्लासेस तो दे ही रहे थे, और सीटेट ये कोई पहली बार नहीं, 2018 से हम तैयारी करा रहे हैं। बेहतरीन रिजल्ट, बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल रहा है, क्वेश्चंस वही आते हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं। 8वां प्रश्न है यहाँ पर, एकस्याः भाषायाः अधिगमार्थम अधिस्थनेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम, यानी अधिगम के लिए कौन सा महत्व, कौन अधिस्थनेषु मतलब नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका महत्व सबसे ज्यादा है। भाषा सीखने के लिए निम्नलिखित में से किसका महत्व सबसे ज्यादा है। अध्ययन अध्यापन सामग्री का उपयोग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी अध्ययन अध्यापन में टीएलएम का प्रयोग किया जाए, सामाजिक संवाद, पुस्तक या फिर चलचित्र नाटक व प्रेक्षणम, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक भाषा सीखना है, सबसे ज्यादा कौन सा यहाँ पर विकल्प प्रभावशाली होगा। तो आपने चौमस्की के बाद आपने एक वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी होगी, सामाजिक सांस्कृतिक भाषा विकास का सिद्धांत। दिए गए विकल्पों में सबसे बेहतरीन है कि बच्चों को अगर हम भाषा सिखा रहे हैं तो वो सामाजिक संवाद से सिखाएं, तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा। कस्मिंचित पाठे उपस्थित चित्रस्य प्रतिकृत व कथम प्रयोगा क्रियते, किसी पाठ में उपस्थित, कस्मिंचित पाठे यानी किसी पाठ में उपस्थित, चित्रस्य प्रतिकृति, यानी आपने देखा होगा जो प्राथमिक स्तर की किताबें होती हैं वहां पर अगर ए फॉर एप्पल पढ़ाया जा रहा है या फिर बी फॉर बनाना या फिर बी फॉर बस पढ़ाई जा रही है तो इसका चित्र बना होता है। यही कह रहा है प्रश्न कि किसी पाठ में उपस्थित चित्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है। चित्र से प्रतिकृति व कथम प्रयोगा क्रियते, पहला ऑप्शन है पाठ पुस्तकेषु पाठेषु च प्रतिकृतीनां उपस्थितिम इदानीं चलनम अस्ति, यानी पाठ्य पुस्तक में इसका चलन है कि फिगर लगाए जाएं, चित्रों की प्रतिकृतियां लगाई जाएं, ये एक चलन है, ट्रेंड है, लिखा भी है यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन है एतत् पाठ्य पुस्तकम आकर्षकम करोति, यानी ये पाठ्य पुस्तक को आकर्षित करती है इसलिए लगाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है एतत् पुस्तकस्य अदृश्य संकल्पनानां अवबोधे सहायम करोति, यानी ये जो है चित्र लगाने का उद्देश्य ये होता है कि अदृश्य संकल्पना को बोध करने में, सीखने में, अंडरस्टैंडिंग में सहायता करती है। या फिर पाठस्य रचना कठिनम भवति किंतु तदस्य, यानी पाठ की रचना कठिन होती है लेकिन उनका
अंक मतलब चित्रों से उनको हम सरल तरीके से समझा सकते हैं। तो बेहतर विकल्प ये होगा कि यहाँ पर पाठ्यपुस्तक में जो चित्रों का प्रयोग किया जाता है उसका उद्देश्य ये है कि अदृश्य संकल्पना को समझने में भी सहायता करती, क्योंकि अगर हम ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे हैं, एप्पल तो है नहीं हमारे पास कक्षा में, मान लिया एप्पल हम मंगा भी लेते हैं, एच फॉर हॉर्स पढ़ा रहे हैं तो घोड़ा तो है नहीं हमारे पास, ई फॉर एलिफेंट पढ़ा रहे हैं तो हाथी नहीं हमारे पास है। तो यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से अदृश्य संकल्पना जो हमारे सामने नहीं है उसको समझाने में, उसको बोध कराने में सहायता करता है, इसलिए चित्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, छात्रान उत्कृष्ट लेखनान कर्तुम शिक्षकः कुत्र अधिकम ध्यानम दद्यात् यस्य महत्वम सर्वाधिकम, हस्ताक्षरम व्याकरणम अभिव्यक्तिम शब्दावधि। इस प्रश्न का आंसर आपकी किताब में व्याकरण दिया हुआ है। अगर आपके पास यूथ पब्लिकेशन की किताब है, चेक करिएगा, पुरानी किताब में था, अगर उन्होंने सही कर लिया हो कहीं से वीडियो या कैसे भी उनको पता चला हो कि ये गलत है तो बात अलग की। इसका किताब में आंसर व्याकरण दिया हुआ है बट वो गलत है, उसको सही कर लीजिएगा। कह रहा है छात्रों में उत्कृष्ट लेखन के लिए कुत्र अधिकम ध्यानम, मतलब छात्रों में उत्कृष्ट अच्छा लेखन के लिए शिक्षक का कुत्र अधिकम, शिक्षक किस पर अधिक ध्यान दे, किसका महत्व यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, हस्ताक्षर व्याकरण अभिव्यक्ति शब्दावधि। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाएगा वो अभिव्यक्ति पर दिया जाएगा कि अपने विचारों का किस प्रकार से प्रेजेंटेशन कर रहा है बच्चा। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। डिस्लेक्सिया इतिहास्थी, अब देखिए यहाँ पर दो प्रश्न आ गए अधिगम संबंधी विकार से और ये सीटेट का ही पिछला पेपर है, ठीक है, नया नहीं है। ये मत कहिए कि सर आप ही दिखा रहे हैं ये आसान आसान क्वेश्चन, ये आया है ऐसा, ठीक है। चलिए इसका तो उत्तर आप सबको पता होगा। 11वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा यहाँ पर, पठन संबंधी विकारः डिस्लेक्सिया है। एकस्य पाठस्य पठन समये अधोलिखितेषु किम अत्यावश्यकम, एक पाठ पढ़ते समय क्या लिखा हुआ है, एकस्य पाठस्य पठन समय, एक पाठ पढ़ते समय अधोलिखितेषु नीचे लिखे गए ऑप्शन में या नीचे दिए गए ऑप्शन में क्या सबसे ज्यादा आवश्यक है। शुद्धोच्चारणेन सह पठनम, शुद्ध उच्चारण के साथ उसको पढ़ा जाए, विराम चिन्हानाम शुद्धता प्रयोग, पाठस्य, देखिए यहाँ पर चारों चीजें जरूरी है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन दिया होता पांचवा जिसमें लिखा होता उपरोक्त सभी तो आप लगा देते, बट आपने अगर ट्रिकी वीडियो संस्कृत पेडागॉजी की नहीं देखी तो देखिएगा, हमने आपको बताया है कि पढ़ते समय सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। ट्रिकी वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगा, कमेंट क्लिक करिए और देखिए। हमने आपको बताया है पढ़ते समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसका अर्थ निकले। तो यहां पर तीसरा विकल्प सही होगा। 100% ऑफिशियल आंसर की किताब में क्या दिया हुआ है हमने नहीं देखा उसको, बट गलत है। किताब में इसका भी उत्तर जहां तक मुझे याद है गलत दिया हुआ है। एकस्य पाठस्य पठन समये, ये तो पढ़ा चुके हैं। द्वितीय कक्षायाः शिक्षिका ताशा छात्राणां शब्द भंडार वर्धने बहुबलम ददाति, शब्द भंडार वृद्धिस्य तया कः उपाय अवलंबिते। उम्मीद करते हैं आपके अंदर थोड़ा सा संस्कृत का डर कम हुआ होगा, बहुत आसानी से अर्थ निकालिएगा। द्वितीय कक्षाया मतलब दूसरी कक्षा, शिक्षिका मतलब अध्यापिका, ठीक है। ताशा छात्राणां मतलब उनमें, उन छात्रों में, शब्द भंडार, शब्द भंडार का मतलब ये है वर्ड पावर, है ना, शब्दार्थ बढ़ाना चाहती है। शब्द भंडार वर्धने का मतलब क्या, वो बढ़ाना चाहती है। तो कौन सा उपाय सबसे बेहतर होगा, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर सबसे बेहतर होगा कि छात्रों को नए शब्दों को दिया जाए और अर्थ अनुमान लगाने के लिए कहा जाए कि बच्चे अर्थ अनुमान लगाएं कि इसका क्या हो सकता है। यहाँ पर याद करने की बात कही जा रही, गलत है। यहाँ पर शब्दकोश देखने की बात कही जा रही, गलत है। ऐसे एलिमिनेट करिए ऑप्शन को। यहाँ पर नए शब्दों को अधोरेखांकन मतलब अंडरलाइन करके फिर याद करने की बात कही जा रही, सॉरी, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही होगा। 14वां प्रश्न, द्वितीय कक्षाया शिक्षिका कक्षायां भाव भंगिमया अभिव्यक्तया च सह एकां बहुरुचिकरां कथां श्रावयति, ततः अनन्तरं सा काश्चन छात्रान् तां कथां स्वशब्देन पुनः कथितुं निर्दिशति एवं सा आकलन
आकलनम करोति। फिर से यहाँ पर क्या है, दूसरी कक्षा में शिक्षिका कक्षा में भाव भंगमयी अभिव्यक्ति और एक से अधिक बहुरुचि बहुत प्रकार की कथाओं को सुनाती है, श्रावयति सुनाती है। ततः अनंतरम सा काश्चन छात्रांता कथम, फिर कहती है कि दोबारा खुद से पढ़ो, सो शब्द पुनः, अपने शब्दों में खुद कहो। मतलब पहले अध्यापिका सुनाती है, फिर कहती है कि उसी चीज को बच्चों से कहती है कि स्व शब्द अपने शब्दों में पुनः कहने का निर्देश देती है। तो ये किसका आकलन कर रही है, श्रवणाबोधस्य, संभाषण बोधस्य, पठनाबोधस्य, लेखनाबोधस्य। अब बच्चे जो है अपनी भाषा में कहेंगे, है ना, अपनी भाषा में जब कहेंगे तो ये किसका आकलन होगा। 14वें प्रश्न में आयोग ने आंसर दिया श्रवणावबोधस्य, श्रवण बोधन का। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि ये ऑप्शन यहाँ पर पहले टीचर ने सुनाया, फिर टीचर कह रही है कि बच्चों से, तो बच्चे भी सुनाएंगे। अब बच्चे सुनाएंगे तो वहां पर टीचर सुनेगी, अर्थात श्रवण बोध का विकास हो रहा है यहाँ पर, श्रवणावबोधस्य। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए, कक्षायाम मुद्रण समृद्ध वातावरणम इत्यस्य अभिप्राय। कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण यानी प्रिंट समृद्ध, आपने एक बाल विकास या हिंदी में भी प्रश्न पढ़ा होगा, प्रिंट समृद्ध माहौल। प्रिंट समृद्ध माहौल का मतलब क्या है, आपने अगर अपने सीबीएसई स्कूल्स देखे हैं, नहीं तो इंटरनेट पे तो देखे ही होंगे। अब तो वैसे प्राथमिक स्कूल में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हो गई हैं। प्रिंटेड सामग्री का मतलब है, आपने प्राथमिक में भी देखा होगा कि दीवारों पे जो है चार्ट पेपर लगे होते हैं, या फिर पुताई से उस पर गिनतियाँ लिखवा दी जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें प्रिंट करा दी जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, पहला ऑप्शन है कक्षायाः भित्तयः रंगिताः सन्ति। दूसरा ऑप्शन है पाठ्यत्य विषय संबंधित, कहने का मतलब है कि कक्षा में विभिन्न रंग होते हैं। फिर पाठ्यत्य मतलब पढ़ाने वाले विषय से संबंधित सामग्री का आलेखन होता है। स्थूलस्य अक्षर और वर्णमाला पेस्ट होता है, प्रिंट होता है, सुंदर कविता प्रिंट होती है। तो यहाँ पर क्या आंसर करेंगे आप, प्रश्न संख्या 15 के लिए आयोग का यहाँ पर तर्क था प्रिंट समृद्ध का मतलब ये हुआ कि कक्षा में भित्तयः रंगिताः सन्ति, मतलब विभिन्न प्रकार की चीज़ों को वहाँ पर दीवालों पे या पूरी कक्षा में लिखा होता है या छपा होता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ प्रश्नों के आंसर जो है जिससे एक नॉर्मल अगर हम देखेंगे या आप देखेंगे तो आप इससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। जैसे ये वाला प्रश्न है आपका, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि यही वाला प्रश्न अगर हम ले लें, डिपेंड करता है कि आयोग क्या आंसर देता है। अब आयोग के अनुसार क्या है कि मुद्रण समृद्ध वातावरण का मतलब ये है कि कक्षा में विभिन्न प्रकार की रंगिता, मतलब कक्षा को विभिन्न प्रकार से रंगा हुआ हो, इस तरीके से इसका अर्थ निकल रहा है। तो आयोग का यहाँ पर यही आंसर है। हो सकता है आपका विचार कुछ और हो, बट आयोग के साथ हमें जाना है क्योंकि अगर प्रश्न रिपीट होंगे तो उसी हिसाब से आंसर्स को माना जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पर संस्कृत की ट्रिकी वीडियो का लिंक बन करके आ रहा है, क्लिक करके देखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी परीक्षा के लिए।